गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे पार्ट 1 ऑफ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 इकोनॉमिक्स। पार्ट 2 हमने पहले किया था बच्चों। हमारी जो वीडियो गई थी उसमें पार्ट 2 था और जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। अब ये पार्ट 1 है जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, अर्थात 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो इसको हम देखेंगे। देखो बच्चों, इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का, ध्यान से देखें। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमारे जो भी क्वेश्चन हैं वे सब 2 मार्क्स के होंगे और 6 से 10 तक 3 मार्क्स के होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। तो बच्चों देखिए, प्रत्येक अर्थव्यवस्था की कुछ आधारभूत आर्थिक समस्याएं होती हैं। आधारभूत आर्थिक समस्याएं होती हैं और इन्हीं समस्याओं को एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की मुख्य 3 केंद्रीय समस्याएं होती हैं। किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए, अर्थात किन किन वस्तुओं का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें। दूसरा है, उत्पादन किस प्रकार किया जाए। उत्पादन किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार का मतलब है कि कौन सी तकनीक अपनाई जाए, पूंजी प्रधान तकनीक अपनाएं या श्रम प्रधान तकनीक अपनाएं। तीसरा है, उत्पादन किसके लिए किया जाए। इसका मतलब है कि उस उत्पादन किसके लिए किया जाए, अमीरों के लिए किया जाए या गरीबों के लिए किया जाए। देखो बच्चों, अगर हम विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो अमीरों के लिए उत्पादन होता है। अगर अति आवश्यकता की वस्तुओं की बात करें, भाई अति आवश्यक वस्तुएं हैं तो वो सभी के लिए होती हैं, यानी कि ज़्यादातर उत्पादन गरीबों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, ये संख्या दी गई है, मजदूर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और कुल उत्पादन, यानी कि यहाँ पर लेबर लगी है। नंबर ऑफ एम्प्लाई यहाँ पर है 1 से 6 और या श्रमिकों की संख्या या मजदूरों की संख्या, इसको हम मानेंगे। अब आगे है कुल उत्पादन टीपी हम इसको बोलते हैं। टीपी है 0 8 20 28 28 26। औसत उत्पाद निकालना है। देखो बच्चों, औसत उत्पादन कैसे निकालेंगे कि टीपी यहाँ पर 0 है, 0 को किस चीज़ से भाग दे देंगे, 1 से, इकाइयों से, तो कितना आ गया 0। अब है 8 को 8/2 4, फिर है 20/3 6.6, फिर है 28/4, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। इसी तरह से 28/5 इस तरह से आ जाएगा 5.6, फिर है 26/6, यानी कि कुल उत्पादन में से औसत उत्पादन निकालने के लिए कुल उत्पादन को इकाइयों से भाग दे दो, मजदूरों की इकाइयों से भाग दे दिया जाएगा। अब है सीमांत उत्पादन। कुल उत्पादन में से सीमांत उत्पादन हम कैसे निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे। तो देखो बच्चों, सीमांत उत्पादन का जो फार्मूला होता है दिखेगा, TP ऑफ n माइनस TP ऑफ n-1। तो देखिएगा, ये TP ऑफ n है 26, ये छठा, और इसका कुल उत्पादन है 26, और n-1 यानी कि इससे पहले वाला उसका है 28। तो 26 में से हम 28 घटाएंगे और 26 के सामने लिख देंगे, यानी कि -2। 28 में से 28 0, 28 में से 20 8, 20 में से 8 कितना आ जाएगा। तो देखिएगा, 28 में से 20 गया तो 8 आ गया, और 20 में से 8 जाएगा तो हमारे पास आ गया 12, और 8 में से 0 8 और फिर कुछ नहीं। इस प्रकार से ये हमारा सीमांत उत्पादन, इसको हमने सोल्व किया है। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखेंगे, ये देखिएगा 0 8 20 28 28 26। औसत उत्पादन हमने निकाला, इस कुल उत्पादन को इन इकाइयों से भाग दिया तो ये औसत उत्पादन आ गया। इसी प्रकार से कुल उत्पाद में से हमने सीमांत उत्पादन निकाला, 26 में से 28 -2 आ गया, 28 में 28 0 आ गया, 28 में से 20 8 आ गया, 20 में से 8 12 आ गया, और 8 में से 0 8 आ गया, और ऊपर कुछ भी नहीं है क्योंकि अतिरिक्त इकाई के लिए होता है सीमांत उत्पादन। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा सम क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुल आय तथा सीमांत आय की गणना करें, यानी कि TR एंड MR की गणना हमने करनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, कुल आय और सीमांत आय, हमारे पास औसत आय है, यानी कि AR है हमारे पास, AR है और हमने TR निकालनी। देखो बच्चों, AR को अगर TR निकालना है तो AR मल्टीप्लाई Q, AR मल्टीप्लाई Q, हमने इकाइयों से भाग देना है। तो देखो 6 है AR और उत्पादन की इकाई है 1, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 5 और दूनी, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 4 को 3 से 4 दिए 12 और 3 को 4 से 12। अब है सीमांत आय, दिखेगा कुल आय में से सीमांत आय कैसे निकालेंगे, 12 में से 12 गए 0, 12 में से 10 गया 2, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ कुछ नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सोल्व किया। इसको ध्यान से देखेंगे, ये दिखेगा ये कुल आय थी, ये सीमांत आय निकली हमारी, 12 में से 12 0, 12 में से 10 2 और 10 में से 6 4। ये हो गया ना क्लियर। अब देखिएगा औसत आय, 6 को 1 से भाग दिया 6 आ गया, 10 को 2 से 5, 12 को 3 से 4 और 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे, स्टॉक और प्रवाह में अंतर करें। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है। स्टॉक का संबंध समय के एक बिंदु से होता है, यानी कि समय के एक निश्चित बिंदु से होता है। ये बिंदु है यहाँ पर, जैसे 1 जनवरी 2015 को आपकी बचत राशि 1000 रुपये, बिल्कुल ठीक है। प्रवाह का संबंध समय अवधि से है, टाइम पीरियड से है, पॉइंट ऑफ टाइम से नहीं, टाइम पीरियड से, यानी कि अवधि से है। जैसे ₹5 प्रतिदिन आपका जेब खर्च है, तो प्रतिदिन एक अवधि है। प्रवाह का समय काल होता है, जैसे प्रति घंटा, प्रति माह, प्रति वर्ष, जबकि स्टॉक का समय काल नहीं होता है। तो ये भी क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट है, मुद्रा आपूर्ति में M1 और M3 का क्या अर्थ है। देखो बच्चों, भारत में मुद्रा आपूर्ति के 4 माप हैं, M1, M2, M3 और M4। तो देखो M1 होती क्या है। M1, जनता के पास करेंसी, मांग जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, यानी कि C + DD + OD। C होती है करेंसी, DD डिमांड डिपॉजिट यानी कि मांग जमाएं, OD अदर डिपॉजिट, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। ये M1 में शामिल होते हैं। अब है M3। देखो बच्चों, M3 में क्या होगा, जो M1 में हैं वो सभी आएंगे। M1 में क्या था, जनता के पास करेंसी, मांग जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, ये सब आ गई। और साथ में व्यापारिक बैंकों की निवल सा अवधि जमाएं, यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट हैं, FD हैं व्यापारिक बैंकों के पास, वो भी इसमें शामिल हो जाती हैं। यानी कि M1 तो पूरा है ही, इसके साथ M3 के अंदर व्यापारिक बैंकों की जो सावधि जमाएं हैं वो भी इसमें जमा हो जाती हैं। तो ये M3 हो गया है, जो कि एक ब्रॉड माप है। दिखेगा, एक विस्तृत माप है M3 जो है विस्तृत माप है, जबकि M1 एक संकुचित माप है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब छठा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अभी तक हमारे जो 5 क्वेश्चन हुए हैं वे 2 मार्क्स के थे। अब हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम इसको देखेंगे, औसत लागत और सीमांत लागत के बीच क्या संबंध है। देखो, औसत लागत और सीमांत लागत दोनों का अनुमान कुल लागत से लगाया जाता है। पहला तो संबंध यही है कि दोनों ही एक जगह से निकलती हैं, भाई TC में से ही इनकी निकासी है। अब देखिएगा, AC = TC / Q, तो क्या आ जाएगा, TC को अगर Q से इकाइयों से भाग देंगे तो AC निकलेगा, और MC TC ऑफ N - TC ऑफ N - 1, यानी कि TC में से ही MC और TC में से ही AC का अनुमान लगाया जाता है। अब दूसरा पॉइंट है, औसत लागत के घटने पर सीमांत लागत भी घटती है। देखो बच्चों, जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत भी घटती है। सीमांत लागत भी घटती है, लेकिन सीमांत लागत औसत लागत की अपेक्षा अधिक तेजी से घटती है। ये देखिएगा, अधिक तेजी से घटती है, जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया। आप चित्र देखेंगे, अगले पेज पे देखेंगे, ये देखिएगा, ये AC है, ये AC नीचे आई, लेकिन MC उसे तेजी से नीचे आई। तो जैसे ये यहाँ पर हमने आउटपुट लिया, यहाँ पर हमने कॉस्ट ली। तो देखो बच्चों, ये जो चीज़ है, जब ये घटती है तो ये उसे तेजी से घटती है। अगला पॉइंट है, औसत लागत के बढ़ने पर सीमांत लागत भी बढ़ती है। जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है, लेकिन औसत लागत की तुलना में अधिक तेजी से, जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर मैं बनाकर भी दिखा देती हूँ। ये देखिएगा,
ये AC है, AC, और सीमांत लागत इससे तेजी से है MC। तो जब ये बढ़ती है तो ये भी बढ़ती है, लेकिन तेजी से बढ़ती है। यहाँ पर वही है, कॉस्ट आ जाएगा और यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ये देखिएगा, ये AC है और ये MC है। जब ये बढ़ती है तो ये भी बढ़ती है, लेकिन इसे तेज़ी से बढ़ती है। यहाँ पर हमने आउटपुट लिया है, यहाँ पर हमने कॉस्ट ली है। नेक्स्ट है, देखेंगे, जब आपूर्ति स्थिर रहती है, 7वां क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स का है। जब आपूर्ति स्थिर रहती है, यानी कि पूर्ति स्थिर रहती है, तो मांग में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बच्चों, जब आपूर्ति स्थिर रहती है तो मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत बढ़ जाती है, ये प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिएगा, ये आपूर्ति बिल्कुल स्थिर है, और इस जो आपूर्ति स्थिर है, यहाँ पर ये देखो आपूर्ति कर्व है, ये स्थिर है, और ये मांग वक्र है। इसको मैं पिछले पेज पे ही बना के दिखाती हूँ। देखिएगा, यहाँ पर हम इसको बनाएंगे, यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर जगह है। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए ये है, ये पूर्ति वक्र है SS, और मांग वक्र ऐसे होती है, ऋणात्मक ढलान वाली डिमांड करो, ठीक है। तो ये है संतुलन बिंदु E, और जब मांग बढ़ जाती है, दाईं तरफ बढ़ जाती है, और यह थी कीमत, संतुलन कीमत, तो ये देखो ऊपर की तरफ आ गई, P1 हो गई कीमत, यानी कि कीमत बढ़ गई मांग के बढ़ने से। जब मांग बढ़ती है तो मांग वक्र हमेशा दाईं तरफ सरकती है। तो ठीक है, तो इसको हम दिखाएंगे आपको। ये देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे बना रखा है। ये देखिएगा, ये तो बिल्कुल सीधी कर्व जो है ना, ये SS है, पूर्ति वक्र है, क्योंकि ना क्वेश्चन में ये दिखाया गया था कि जब पूर्ति शिथिल होती है और ये मांग है, और मांग जो डॉटेड से कर रखी, ये बढ़ी हुई है। मांग बढ़ने से देखिएगा, जब दोनों में पहले E बिंदु पर जो संतुलन है तो कीमत P है, जब मांग बढ़ने से E1 संतुलन है तो P1 हो गई। तो ये क्लियर हो गया, इंक्रीज इन डिमांड, यह क्वांटिटी है और यहाँ प्राइस है। नेक्स्ट है, यहाँ इसको देखो क्या लिखा है कि यहाँ पर वस्तु की पूर्ति SS पूर्णतः बेलोचदार है। प्रारंभिक मांग DD पूर्ति वक्र SS को E बिंदु पर काट रही है। देखो बच्चों, ये इसने दिखाया है, यहाँ पर आप देखेंगे, इस E बिंदु पर काट रही है। फिर इसलिए E बिंदु संतुलन बिंदु होगा और संतुलन कीमत OP होगी। यहाँ देखेंगे हम, ये OP जो है ना, O से लेकर OP, ये कीमत है। ओके, नेक्स्ट है, यदि मांग में वृद्धि होने के फलस्वरूप मांग वक्र ऊपर की ओर खिसक कर D1 हो जाता है या हो जाती है, तो नया संतुलन बिंदु E1 होगा और संतुलन कीमत बढ़कर OP1 होगी, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिएगा, OP1 ये दिखाएगा, O से P1 यानी कि ऊपर तक चली जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के आकस्मिक कार्यों की व्याख्या करें। देखो बच्चों, मुद्रा 3 प्रकार के कार्य करती है, प्राथमिक कार्य, गौण कार्य और आकस्मिक कार्य। तो यहाँ पर आकस्मिक कार्य पूछे हैं, वो कौन कौन से कार्य हैं जो मुद्रा करती है। तो ध्यान से इस तरह से हमने क्वेश्चन करना, क्योंकि ये 3 मार्क्स का है। ये जो क्वेश्चन है हमारा 3 मार्क्स का है, उसके हिसाब से ही हमने लिखना है। आकस्मिक कार्य निम्नलिखित है। साख निर्माण का आधार, मुद्रा के प्रचलन से सभी देशों में चेक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्र इत्यादि साख पत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन साख पत्रों का आधार मुद्रा ही है। देखो बच्चों, साख निर्माण का आधार, जो साख का जो निर्माण होता है, जो व्यापारिक बैंक करते हैं, वो मुद्रा के आधार पर ही किया जाता है। बिना मुद्रा के कभी भी साख का निर्माण नहीं होता। तो जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो उस समय साख निर्माण का अभाव पाया जाता था। तो ये क्लियर हो गया। अगला है, अधिकतम संतुष्टि का माप। मुद्रा के रूप में धन व्यय करके एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है जब उन वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो, यानी कि जो मुद्रा की हेल्प से उसको अधिकतम संतुष्टि मिलती है। राष्ट्रीय आय का वितरण, वस्तु विनिमय में उत्पादन के विभिन्न कारकों के बीच राष्ट्रीय आय का माप व वितरण करना कठिन था, और मुद्रा के प्रचलन के बाद राष्ट्रीय आय का वितरण बड़ा सरल हो गया। नेक्स्ट है, निर्णय का वाहक। इस कार्य से अभिप्राय यह है कि मुद्रा के रूप में धन का संचय करके हम परिस्थितियों के अनुसार वस्तुओं को खरीदने के संबंध में अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट है, शोधन क्षमता की गारंटी। R.P. कैंट के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था के पास मुद्रा उसकी शोधन क्षमता की गारंटी है। नेक्स्ट है, पूंजी की तरलता में वृद्धि।
केंज का विचार है कि मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होने के कारण यह पूंजी को तरल बनाए रखने का कार्य करती है। तो बच्चों ये थे मुद्रा के आकस्मिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र द्वारा रोजगार और आय के अल्प रोजगार संतुलन को परिभाषित करें। देखो बच्चों, चित्र द्वारा रोजगार और आय कि अल्प रोजगार संतुलन हमने दिखाना है, अल्प रोजगार संतुलन वो भी चित्र के द्वारा। तो देखो बच्चों, अल्प रोजगार संतुलन वह स्थिति है जिसमें समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति में समानता अर्थात संतुलन पाया जाता है, परंतु कुछ साधन बेरोजगार रह जाते हैं। यानी कि संतुलन तो पाया जाता है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, लेकिन अल्प रोजगार संतुलन पाया जाता है, जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर देखो चित्र में, यहाँ पर इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड हमने दिखाई है। यहाँ देखिएगा ये एग्रीगेट डिमांड है। अब क्या है कि ये जो पूर्ति है यहाँ से 0 से निकली, लेकिन पूर्ति फिर ये शिथिल हो जाती है, क्योंकि कुल जो पूर्ति हमारे पास है वो शिथिल है। ये देखिएगा ओ से एल तक श्रमिक हैं, इसके बाद नहीं है। तो देखिएगा इतनी जो पूर्ति है और जो मांग वक्र है एग्रीगेट डिमांड वो ये है। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ एक दूसरे को काटेंगे ये संतुलन तो है, लेकिन पूर्ण रोजगार नहीं है, क्योंकि हमारे पास ओ से एल तक श्रमिक हैं, जबकि रोजगार L1 तक मिला हुआ है। जो ये जो गैप है ये बेरोजगार है। ये क्या है? बेरोजगार है, यानी कि ये बेरोजगारी को दिखाता है। तो L1 और L1 माइनस L, ये जो गैप है ये बेरोजगारी है, और ये जो संतुलन है ये अल्प रोजगार संतुलन है। ये एक एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड जो ई बिंदु पर है या क्यू बिंदु पर है, ये अल्प रोजगार संतुलन है। यहाँ पर ये है अल्प रोजगार संतुलन। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे के प्रभावों की व्याख्या करें। राजकोषीय जो घाटा होता है, देखो बच्चों राजकोषीय घाटा क्या होता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा है, लेकिन राजकोषीय घाटा होता है राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय की राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों पर अधिकता उधार को छोड़ करके। तो देखिएगा राजकोषीय घाटा उधार के बराबर ही होता है। राजकोषीय घाटा बराबर उधार, बोरोइंग। तो देखेंगे राजकोषीय घाटा एक महत्वपूर्ण धारणा है। इसके द्वारा सभी स्रोतों से सरकार की उधार लेने की आवश्यकता ज्ञात हो जाती है। यानी कि राजकोषीय घाटा क्या होता है? उधार होता है। क्या होता है? उधार होता है। और राजकोषीय घाटे का अधिक होना इस बात का प्रतीक है कि सरकार को अधिक धन उधार लेना पड़ेगा। राजकोषीय घाटे के प्रभाव निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है मुद्रास्फीति उत्पन्न करता है, यानी कि महंगाई बढ़ाता है राजकोषीय घाटा। यह देखेंगे भारत में सरकार द्वारा लिए जाने वाले उधार का एक प्रमुख स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक है। इस घाटे को देखिएगा, जब रिजर्व बैंक है जहाँ से वो उधार ले सकते हैं, जब उधार लेते हैं तो रिजर्व बैंक नए नोट छापता है और इसको हम घाटे की वित्त व्यवस्था कहेंगे। यानी कि इसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है। भाई अगर वो रिजर्व बैंक से उधार लेता है तो, क्योंकि सामान्यतः रिजर्व बैंक सरकार को उधार देने के लिए अधिक नोट छापता है। यह प्रथा यद्यपि सरकार के लिए सुविधाजनक है, परंतु इसका अर्थव्यवस्था पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके फलस्वरूप प्रचलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने के कारण मुद्रास्फीति या कीमतों के बढ़ जाने की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों पर निर्भरता में वृद्धि। सरकार शेष विषयों से भी उधार लेती है, इसके फलस्वरूप दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ जाती है। देश की भावी पीढ़ी के लिए वित्तीय भार। सरकार द्वारा उधार लिए जाने के फलस्वरूप देश की भावी पीढ़ी पर वित्तीय भार बढ़ जाता है। घाटे के फलस्वरूप ऋणों में वृद्धि। ऋणों पर ब्याज के भुगतान के फलस्वरूप सरकार के राजस्व व्यय में वृद्धि होती है तथा सरकार का राजस्व घाटा बढ़ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन। प्री बोर्ड जो हमारा एग्ज़ाम है, पेपर है, उसके 2 एंड 3 मार्क्स के ये 10 क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं। और बाकी अब हमारे जो दीर्घ उत्तरात्मक जो प्रश्न हैं, यानी कि 5 मार्क्स के जो प्रश्न हैं, वो हमने पहले ही सोल्व कर रखे हैं किसी न किसी वीडियो के माध्यम से। उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
और मैं कोशिश करूँगी कि वो सभी क्वेश्चंस एक अलग से इसका दूसरा पार्ट, जैसे ये पार्ट ए है, दूसरे पार्ट बी में बनाऊँ, और कुछ का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके बच्चों, इसी के साथ धन्यवाद।